आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं उन संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनका जो समुच्चय होता है इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि एन बराबर नेचुरल नंबर कैसे प्रदर्शित करते हैं? 1 2 3 4 5 6 इसे आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसमें अपने को याद रखना है महत्वपूर्ण बात कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि क्योंकि वस्तुओं की जब गणना की जाती है तो वो 1 से प्रारंभ होती है, 0 से नहीं होती है। मान लो किसी क्लास में बच्चों की संख्या गिनना है तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे? 1 से ही करेंगे। इसलिए शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। दूसरी बात इसमें अपने को ये याद रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती है। सदैव धनात्मक होती है क्योंकि यहाँ पर n बराबर 1 2 3 से लगाकर अनंत तक जो भी संख्या आएगी सभी कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती है। ये अपने को पहली संख्या प्राकृतिक संख्या के बारे में याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी संख्या के बारे में। दूसरी संख्या है हमारी पूर्ण संख्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा अभी अपनों ने, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाती है। यदि इसमें 0 को भी जोड़ लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इनके समुच्चय को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है, W बराबर 0 1 2 3 4 5 आगे चलेंगे 6 से अनंत तक ये संख्या चलती रहेगी। अब पूर्ण संख्याओं में अपने को प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। शून्य जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पता चल गया। जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है वो प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को भी जोड़ लिया जाए तो जो समूह बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, वो हमारा हो जाएगा होल नंबर्स या पूर्ण संख्या है। ये दो संख्याएं अपने को क्लियर हो गई होगी। चलिए अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं हम। अगला है, तीसरी संख्या है, वो है पूर्णांक। पूर्णांक शब्द से ही क्लियर हो गया होगा। जो पूर्णांक, यदि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की बात करी है तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चल रही थी। इसमें इन्होंने बोला है कि ऋणात्मक संख्या है, मतलब -1 -2 और 0 को भी जोड़ लिया जाए तो जो समूह बनेगा वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक कहते हैं। इनके समूह को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर -3 -2 -1। ये सारी कौन सी संख्याएं हो गई? ऋणात्मक संख्या है। और इसमें 0 भी जोड़ लिया और ये संख्याएं जो थी ये कौन सी है? अपनी प्राकृतिक संख्याएं थी। या ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या है पर उसमें क्या है? 0 नहीं होता है। इसलिए परिभाषा यही रहेगी, प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं बनती है वो हमारी क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी।
उसको पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पर अपने को एक चीज़ और पता करना है कि पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसा यहाँ पर दिख रहा है, ये 0 से आगे जितने भी पूर्णांक है ये कौन से हैं? ऋण पूर्णांक। और 0 के इधर जितने भी पूर्णांक है ये कौन से पूर्णांक है? धन पूर्णांक। तो दो पूर्णांक प्रकार हो गए, पहला है धन पूर्णांक, दूसरा है ऋण पूर्णांक। चलिए इनकी भी परिभाषा देख लेते हैं। पहला है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से 2, 3, अगला ऐसे अनंत तक चलेगी। तो ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या होगी ये सारे कौन सी संख्या होगी? धन पूर्णांक होगी। ठीक, इनके समुच्चय को i+ से प्रदर्शित करते हैं, जैसा यहाँ पर उदाहरण में लिखा हुआ है। अगले दूसरा पूर्णांक है ऋण पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी है उनकी ऋणात्मक संख्याओं को, जैसे ये प्राकृतिक संख्या 1 तो इसकी ऋणात्मक क्या हो जाएगी? -1, 2 तो इसका ऋणात्मक -2, -3, ऐसे अनंत तक ये जो ऋणात्मक संख्या रहेगी उसको ऋण पूर्णांक कहा जाता है। इनके समुच्चय को i- से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा हुआ है -1, -2, -3 है अनंत तक। ठीक, तो ये दो प्रकार के पूर्णांक अपने को समझ में आ गए। अब पूर्णांक में अपने को समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या जो होती है उसको धन पूर्णांक कहते हैं और प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। अब 0 की बात नहीं आएंगी। 0 बच गया है 0, तो 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 क्या है? ना तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। तो इस प्रकार से अपनी तीसरी संख्या भी हो गई पूर्णांक। अगली संख्या है चौथी, सम संख्या है। चौथी संख्या कौन सी है? सम संख्या है। तो सम संख्या की परिभाषा अपन पढ़ लेते हैं पहले। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। जो संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे 2 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 1 बचेगा। 4 में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 2 बार। 6 में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 3 बार। 8 में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब जो भी संख्याएं होगी उसमें ये 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। अब मान लीजिए ये तो छोटी संख्या थी। अब अगर बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 3, 2, 1, 5, 6, 2, 3, 4, और यदि बोला गया कि ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या ये बताना है, तो आप कैसे करेंगे? इसमें 2 का भाग लगाने तो नहीं बैठेंगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये कब पता पाएंगे कि जब अपने को जो भी संख्या है दे रखी है, अगर उसमें बताना है कि ये सम संख्या है, तो अपने को क्या देखना है? उसका इकाई अंक देखना है। ठीक, क्या देखना है? इकाई अंक। तो मैं बता देता हूँ पहले। तो प्रत्येक सम संख्या में इकाई अंक या तो 0 होगा या फिर 2 होगा, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो, में से कोई एक होता है, तो अभी जो संख्या मैंने लिखी 32, 15, 62, 34, इसमें इकाई के स्थान पर देखेंगे तो ये 4 है, तो 4 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है? सम संख्या है। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 6, 1, 9, 4, 5, 6 ये संख्या लिखी। क्या ये संख्या सम संख्या है? तो अपने को केवल इतना देखना है कि इसका सम इकाई का अंक देखना है। इकाई स्थान पर सम संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? सम संख्या है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। अगली संख्या है विषम संख्या है। सम की बिल्कुल विपरीत विषम संख्या। परिभाषा देख लेते हैं। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जिसमें कुछ न कुछ शेष पद बच जाता है, विषम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी क्या है? विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए इसमें 2 से भाग देंगे, 3 में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं बचेगा, एक शेषफल बच जाएगा। इसमें भी 2 का भाग देंगे तो एक शेषफल बच जाएगा, ठीक है ना। तो जो संख्या है 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 54, 32, 15। क्या ये संख्या विषम संख्या है? तो जैसा सम संख्या में देखा हमने कि इकाई अंक देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये सम संख्या है, तो क्या विषम में भी ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, फिर अपन एक उदाहरण करके देखेंगे। तो प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 हो, में से कोई एक होता है। ठीक, अगर इन 5 अंकों में से कोई एक इकाई के स्थान पर अंक है, जैसे यहाँ पर इस संख्या में इकाई अंक ये 5 है, इसका मतलब ये संख्या पूरी संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अंक लिखा, एक संख्या लिखी 52, 14, 54, 63, ये संख्या लिखी। क्या ये संख्या विषम संख्या है? तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल इकाई के स्थान पर देखना है। इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक अंक हो, मतलब इसमें से ये 3 अंक है, इसका मतलब ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। केवल इतना करना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं अगली संख्या के बारे में। अगली संख्या है हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, तो 4 का स्वयं और 1 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2। ठीक, 4 एकम 4 तो हो गई सही, और 1 गुणित 4 तो हो गई सही, इसके अलावा एक और अतिरिक्त हो गया ये। ठीक, ऐसा कैसा है? 1 गुणित 6 तो हो गई सही, और 6 गुणित 1 तो हो गई सही, उसके अलावा 2 गुणित 3 भी हो सकता है 6, इसलिए 6 भी क्या है? भाज्य संख्या है। अब क्या 2 भाज्य संख्या है क्या? तो बहुत 2 भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 में 1 गुणित 2 करेंगे तो ही 2 आएगा, और 2 गुणित 1 करेंगे तो ही 2 ही आएगा। इसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आई। अब भाज्य संख्याएं के बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ जो जानकारी है, फिर अपन इसके उदाहरण करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी परिभाषा समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड होता हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में अपने को क्या क्या जानकारी महत्वपूर्ण है वो याद रखना है। पहला नंबर पे 1 न तो भाज्य है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है। ये अपने को याद रखना है एक बात। दूसरी बात ये याद रखना है अपने को, भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। कैसे हो सकती है?
जैसे मान लीजिए ये सारे अंक जो उदाहरण में लिखे 4, 6, 8, 12 ये सारे कौन से अंक है? सम अंक है। लेकिन यदि 9 भी लिखा जाए तो 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 1 गुणित 9 भी 9 होगा, 9 गुणित 1 9 होगा, ये दो तो सबके हो जाएंगे, लेकिन इसका एक और गुणनखंड होता है 3 गुणित 3, ये भी कितना हो जाएगा? 9। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 9 क्या है? कौन सा अंक है? विषम अंक है। तो भाज्य संख्या है सम और विषम दोनों हो सकती है। और एक प्रश्न परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अधिकतर भैया बहन या बच्चे जो होते हैं वो 2 लिखते हैं, लेकिन 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं ये अपने को याद रखना है। चलिए अगली देखते हैं संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है। वहां गुणनखंड हो रहा था, यहाँ गुणनखंड नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे आगे चलती जाएगी। 7 के बाद अगली कौन सी? 9 नहीं होगी, 9 की हो जाते हैं, तो अगली हो जाएगी 11। ठीक, ऐसे चलते रहेंगे। अब इसमें क्या याद रखना है? तो अगले इसमें ये याद रखना है कि 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। बाकी से जितनी भी संख्या आएगी अभाज्य संख्याओं में, ये सारी कैसी आएगी? विषम संख्या है। लेकिन केवल 1 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ठीक। दूसरी बात इसमें ये याद रखना है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अब तो आप बता दोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 2। ठीक, इतनी बात क्लियर?